Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 17th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAP 4 Business Law Dynamics Physical Class at PAC Islamabad और हमने पहले स्टार्ट किया है कंपनी लॉ और कंपनी लॉ में हम कर रहे हैं अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज पेज नंबर 132। आज हम शुरू कर रहे हैं अल्ट्रेशन अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम, ठीक है। पॉसिबल अल्ट्रेशन क्या हो सकती है, मैंने उस दिन बताई थी। इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। आगे उसने एग्जांपल दी है, इसे आपने पढ़ना है एग्जांपल 4 5 को और फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले पढ़ के आओगे, ठीक है। और कल मुझे याद करवाना, फिर हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार द कंपनी शैल फाइल रेजोल्यूशन एंड अल्टर्ड कॉपी विद इन 15 डेज। हमें पता ही है कि 15 डेज में आपने फाइल करनी होती है। फिर नो अफेक्ट ऑन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अल्ट्रेशन का शेयर होल्डर के राइट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर अफेक्ट होता है तो फिर क्या होगा। In the event and consolidation or subdivision of shares, the rights attaching to the new shares shall be strictly proportional to the rights attached to the previous shares, so consolidated or subdivided. Where any share issued are of a class which is the same as of the share previously issued, the right attaching to the new share shall be the same as those attached to the shares previously held. वो कह रहा है जब कंसोलिडेट करेंगे या स्प्लिट करेंगे तो जो नए शेयर्स बनेंगे उनके साथ वही राइट्स अटैच होंगे जो पुराने शेयर्स के साथ होंगे। राइट चेंज नहीं होंगे। इसी तरह अगर उस क्लास के नए शेयर इशू होंगे तो वो भी जो आपने राइट अटैच कर दिए हैं नए वाले उसी के मुताबिक होंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट का वर्ड है, shall be strictly proportionate या proportional to the right attached to the previous shares। अब एक शेयर बन गया दो शेयर्स में, ठीक है ना। तो एक शेयर के पास कितना वोट था, एक। तो दो शेयर्स के पास दो वोट तो नहीं होंगे, कितना होगा, एक होगा, आधा हो जाएगा या जैसे भी, मतलब आपस में जो प्रोपोर्शनल है ना उनकी वही होगी। एक बंदे के पास 1 लाख शेयर है थे, उसके 1 लाख वोट थे। अब 2 लाख शेयर्स हैं तो 2 लाख वोट होंगे। अब अगर 1 लाख के उसने शेयर 2 लाख कर दिए तो वोट 2 लाख हो गए, ठीक है। तो बस जो दूसरे बंदे के 2 लाख थे उसके 4 लाख हो जाएंगे, तो आपस में जो प्रोपोर्शन है वो 1/2 ही की बरकरार रहेगी, ठीक है। तो वन शेयर वन वोट भी हो सकता है, मतलब पहले था वन शेयर वन वोट, अभी हमने वन शेयर वन वोट कर दिया है, लेकिन प्रोपोर्शन सेम रहनी चाहिए सबकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स नहीं देखने, पहले प्रोपोर्शन देखनी है। उसका हम एग्जांपल भी आ रही होगी वो भी पढ़ लेते हैं। नीचे उसने लिखा है, एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ABC Private Limited has got an authorized and paid up share capital of 500 million divided into 5 million shares of rupees 100 each. The company may alter this capital by special resolution and declare that authorized and paid up share capital of the company is 500 million, but now it is divided into 50 million shares of rupees 10 each. तो 50 into 10 फिर 500 ही हो गया। पहले कितने शेयर थे, 5 मिलियन शेयर्स, अब हो गए हैं 50 मिलियन, ठीक है। तो हर एक शेयर के बदले में कितने हो गए, 10 शेयर इशू हो गए, एक शेयर के 10 बना दिए जी। दिस इज डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ ए स्मॉलर अमाउंट देन ओरिजिनली फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। एवरी मेंबर possessing one share shall now possess 10 shares, but overall paid up value of share will remain the same. The right attaching to the new share shall be strictly proportional to the right attaching to the previous shares. That is, subdivision of share shall not affect the rights of shareholder। तो अगर वन शेयर वन वोट था तो अभी सबका ही वन शेयर वन वोट होगा, तो प्रोपोर्शन तो वही रहेगी। प्रोपोर्शन वो रहनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग राइट नहीं देखने, पहले प्रोपोर्शन देखनी है कि प्रोपोर्शन वही रहे। एक बंदे के पास दो शेयर थे, उसके हो गए 10 20 हो गए, ठीक है। दूसरे बंदे के पास चार थे, उसके 40 हो गए। तो अगर आप वन शेयर वन वोट भी रखते हैं तो पहले बंदे के पहले दो शेयर थे तो दो वोट थे, 2 वोट थे, अब 20 वोट हो गए हैं। दूसरे के पहले चार थे तो 2:1 थी, अब वो 40 हो गए, तो 20:40 भी रेशो वही रही है, तो रेशो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी उधर, डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, उधर ही रखे हैं हम, हाँ ये हाफिज साहब के कमरे में रखें।
The directors of Shirwani Limited wish to increase the authorized share capital of the company from 100 million to 200 million. You are required to inform them about the relevant provisions regarding increase of authorized share capital contained in Companies Act. क्या क्या बताओगे? सबसे पहले बताओगे प्रोसीजर क्या होगा, फिर ये बताओगे इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, मेमोरेंडम आल्टर होगा, आल्टर्ड कॉपी फिर भेजी जाएगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज। ठीक है। और कंसिडर क्या करना है कि शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनमें कोई इफेक्ट ना आए, कोई चेंज ना आए। अगर शेयर होल्डर के राइट चेंज होते हैं, कोई ऐसी कैपिटल क्लॉज है जिससे शेयर होल्डर के राइट चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ना सिर्फ ओवरऑल स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बल्कि उस क्लास जो अफेक्ट हो रही है उसकी अपनी भी 3/4 मेजोरिटी चाहिए। ये पढ़ा था पीछे हमने। अच्छा, उसके बाद जो नए शेयर होंगे फिर वो बता दो, वो प्रोपोर्शनेट होंगे, वोटिंग राइट प्रोपोर्शनेट होंगे दैट वर अटैच टू द प्रीवियस शेयर। और अगर नए शेयर इशू होंगे तो फिर उनके वही राइट्स होंगे जो कि नए जो आपने राइट्स अटैच किए हैं शेयर को। ये 4-5 चीजें बतानी है। ठीक है, तो इसका आपने जवाब पढ़ लेना है और कल फिर हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे कि इसका जवाब उसने कैसे लिखा है और आप क्या बताओ। ठीक है। उसके बाद अगला है the authorized and paid up capital of Swordfish Private Limited (SPL) is at 400 million due to an increase in demand for its products. SPL intends to expand its production capacity by raising an additional rupees 200 million from the general public. Under the provisions of the Companies Act, outline the amendment to SPL memorandum and article of association necessary to facilitate raising funds from the general public. ठीक है जी। ऑथोराइज कैपिटल है 400 मिलियन। अब उसे क्या करना है? ऑथोराइज भी उतना है और पेड अप भी उतना है, मतलब जितना ऑथोराइज था सारा इशू हो चुका था। अब उसे मजीद कितना चाहिए? 200। तो 200 चाहिए तो क्या करेगी? ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करेगी, पहले 600 मिलियन करेगी, फिर सारा प्रोसेस वही लिख देना जो पहले आपने पढ़ा। ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अगर वो कह रही है Swordfish Private Limited, उसने कहा ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एसपीएल इंटेंड टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय रेजिंग एन एडिशनल 200 मिलियन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो क्या प्राइवेट लिमिटेड जनरल पब्लिक से ले सकती है पैसे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो तो नहीं ले सकती। जनरल पब्लिक से लेने के लिए क्या जरूरी है? लिस्टेड हो, पब्लिक हो और लिस्टेड हो। पहले तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगी, आप बताएं। प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करेगी और लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी। उसके लिए फिर इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड हो जाएगा। और सारा प्रोसेस पूरा करेगी, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से लेगी। उससे पहले क्या करेगी? अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करेगी, उसका प्रोसेस लिख देना है। फिर आगे लिख देना है कि जनाब ये प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक को, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगी, उसके मुताबिक फिर ये शेयर इशू करेगी। तो नीचे देखो उसने ये लिखा है शायद, एक मिनट, कौन सा था ये? 7। मैं ऊपर चला गया हूँ फिर से। चलें प्रैक्टिस 7 में आ जाए तो। जी, उसने कहा जी कि 7 नहीं है, हाँ प्रैक्टिस 7 है। ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि पहले रिमूव द parenthesis एंड वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द नेम, और फिर आर्टिकल में क्या करेगी? रिमूव द parenthesis ऑफ द वर्ड, ये चेंज करेगी। रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये तो खैर उसने सारी डिटेल बता दी। अपने आप को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करेगी, तो रिस्ट्रिक्शन जो 3-4 लगी होती है प्राइवेट की वो खत्म हो जाएंगी। तो वो अलग अलग उसने मेंशन कर दिया, आप भी अलग मेंशन कर दो। या सिंपल पहले लिखो कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी पब्लिक में और फिर अनलिस्टेड के लिए अप्लाई करेगी, और इसके लिए उसे अपने आर्टिकल में ये 4 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना? सर प्राइवेट फंड भी हो सकता है ये अलग से नया बना क्या? रहे हैं। ये फंड अगर पहले तो प्राइवेट था उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। डेफिनेटली अलग होते हैं तो ना। फिर वो नई। नहीं, अलग तो नहीं होते उस तरह से, लेकिन दोनों में फर्क होता है, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं तो ज़ाहिर है वो नया बनाएगी ना। कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो सिंपली ये तो नहीं है कि कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्जन में मेमोरेंडम आर्टिकल सारा रिवाइज होगा। सर अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं नए नाम से ला रहा हूँ जीईएफ लिमिटेड, पब्लिक लिस्टिंग कर रहा हूँ, और मैं पुरानी कंपनी को उसकी शिफ्ट कर रहा हूँ नई में। हम्म। तो क्या मुझे सिर्फ मेमोरेंडम
चेंज करना होगा देखो वो आपके सिलेबस में नहीं है कि कन्वर्जन में आपको क्या कुछ करना है, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। मेमोरेंडम आर्टिकल के अलावा भी बहुत जगह से कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी ना, बहुत सी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला चक्कर आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा। जैसे सर मैं ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ाना चाह रहा हूँ और उसकी वजह से मैं पब्लिक लिस्टिंग चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बदलना चाह रहा हूँ। तो नाम ना बदलो, पहले नेम का चक्कर होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम में जाओगे कि ये नाम अवेलेबल भी है कि नहीं, जो मैं लेना चाह रहा हूँ। जनरली वो वही नाम अगर रखना है तो अवेलेबल होगा। आपका था ना हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो हेलियन का नाम तो किसी और को उन्होंने जनरली दिया ही नहीं नहीं होगा। डेली मैं चेंज तो फिर आपको पहले अवेलेबिलिटी ऑफ नेम देखना पड़ेगा, जो प्रोसेस हमने पढ़ा था कि नाम अवेलेबल भी है कि नहीं। अवेलेबल है तो फिर नाम आप वहाँ अपना रिजर्व करवाओगे पहले, उसके बाद फिर कन्वर्जन का प्रोसेस करोगे। फिर कन्वर्जन के प्रोसेस में बहुत कुछ आएगा। मेमोरेंडम भी चेंज होगा, आर्टिकल भी चेंज होगा, नाम भी आपने यहाँ रखोगे, फिर जो जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी करोगे ना। कन्वर्जन तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे। जो जो नेसेसरी प्रोसेस है सारे करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल रिप्लेस होगा, रिवाइज होगा, काफी बड़ी हद तक रिवाइज हो जाएगा। सर मैं ये दरअसल पूछना चाह रहा हूँ, कंपनी लॉ में प्राइवेट कंपनीज के अलग जैसे सर आपने बताया था एक मॉडल होता है टेबल ए या नहीं, वो, वो पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स का है, पब्लिक और प्राइवेट का अलग अलग नहीं है। यानी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है सेट टू। स्टैंडर्ड है ना, टेबल ए है ना। टेबल ए सर, टेबल ए है फॉर टेबल ए फॉर ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनीज बाय शेयर। मैं सर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, मैंने नई कंपनी खोलनी है, मैं मेरे पास आर्टिकल मेमोरेंडम भी है ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आर्टिकल करके मैं अपने रूल बना करूँ। तो मैं अपनी मर्जी के बता के कुछ भी। आप अपनी मर्जी के बना सकते हो ना, लेकिन टेबल ए से आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। टेबल ए में तो उसने मिनिमम बता दिए, ये तो होने ही होने हैं। जो मिनिमम का मतलब है कि वो बता, उसने एक आइडिया दे दिया है, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं हो सकते, कुछ ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से करो। तो हमने वहाँ पढ़ा तो था कि जो सर टेबल ए में वो इग्नोर करेगा उसकी अपने ले आए, और अगर वो जो टेबल ए में इग्नोर नहीं करेगा, अपने थोड़े देगा, तो बाकी टेबल ए के अप्लाई हो जाएंगे। वो तो हमने पढ़ा ऑर्डर है, अब ये पूछ रहा हूँ कहने का मतलब सब ये है कि अब टेबल इस सब कंपनीज के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है और जो लिमिटेड बाय शेयर है, ऐसे ही। हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें ना बहरहाल वो जो चेंजेस तो अदर रेगुलेशंस बहुत हैं। सिर्फ टेबल ए काफी नहीं है, टेबल ए तो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हो सकता है लिस्टेड रेगुलेशन में कुछ और भी लिखा हो कि आपके आर्टिकल मेमोरेंडम में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो वो टेबल ए तो बहुत मिनिमम चीज़ है। जनरली वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए, आप यही कह रहे हो, कहने को वो प्राइवेट नहीं है प्राइवेट के लिए, लेकिन असल में प्राइवेट के लिए है। पब्लिक के लिए फिर आपको बहुत सी चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ जगह लिखी हुई है ना, वो चीज़ें फिर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक। ठीक है, उसके बाद ये सारा से रिमूव फॉर प्रोविजन एंड इन्विटेशन पे एडिशनली इफ आईसीपीएल इंटेंट टू रेज द एडिशनल 200 मिलियन थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, इट मस्ट alter its memorandum of association with respect to authorized capital for increasing the amount by at least 200 million। ठीक हो गया। फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये शुरू में मैंने शायद आप थे कि जब एक्सप्लेन किया था कि जब कंपनी बन रही होती है और पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काफ़ी नहीं होता। उसके बाद आपने क्या करना था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी करनी होती है, और फिर आपने शेयर अलॉट करने होते हैं, फिर आपने सीसीपी को बताना होता है कि हमने देखे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तो फिर आपको और नया सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वही वाला है। ठीक है। तो जो पब्लिक कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद काम शुरू नहीं करती, उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए। उसमें क्या है, प्रोस्पेक्टस आएगा। प्रोस्पेक्टस, इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब मैंने कहा था कि उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए शेयर इशू करने हैं, और पब्लिक लिमिटेड है, और अगर उसने आम पब्लिक से पैसे नहीं लेने हैं, मखसूस इन्वेस्टर से लेने हैं, तो क्या इशू करेगी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। लेकिन अगर वो आम पब्लिक से लेना चाहती है और तो इसका वो लिस्टिंग में जा रही है, एक तो वो स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डाल देगी लिस्टिंग के लिए, प्लस फिर वो पब्लिक से अगर लेना चाहिए तो एक स्टेटमेंट इशू करेगी जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टस। तो वो इशू करेगी, वहां से पैसे आएंगे, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी, वो एसईसीपी को दिखाएगी कि देखें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है, फिर उसके शेयर अलॉट करेगी, सारे एविडेंस फिर एसईसीपी को भी देगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी देगी, और फिर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। A prospectus is a formal document issued by a public company when it wants to invite the general public to subscribe its shares or debentures. It contains prescribed details about the company,
its financial position, risk and investment opportunities. It helps potential investors make informed decisions before इन्वेस्टिंग। तो इसमें बहुत सी चीजें जो उसने लिखी हैं वो देगी। स्टेटमेंट इन न्यू प्रोस्पेक्टस कौन सी होगी? इफ ए पब्लिक कंपनी डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस इट मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट इन न्यू प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स सिमिलर बट लेसर डिटेल एज ए prospectus, but it is used when shares or debentures of a public company are not being offered to the जनरल पब्लिक। है वो पब्लिक, लेकिन जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले रही, किसी इन्वेस्टर से ले रही है, चाहे वो लिस्टेड ही है, तो फिर वो क्या इशू करेगी? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो पब्लिक अनलिस्टेड है तो भी, और अगर पब्लिक लिस्टेड है लेकिन फंड वो पब्लिक से नहीं लेना चाह रही, तो फिर वो आम किसी इन्वेस्टर से, किसी मखसूस तबके से लेना चाह रही, तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। दोनों में उसने फिर फर्क बता दिया नीचे आपको, उसने डिटेल बताई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। आइडिया आपको हो गया होगा बच्चे, ठीक है। अब हमने उसे सिर्फ देखना है कि वो उसे समराइज कैसे कर रहे हैं। तो उसने पहले कहा जनाब, इनविटेशन जनरल पब्लिक, उधर प्रोस्पेक्टस है। नो इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द स्टेटमेंट इन ड्यू है। इशू अ प्रोस्पेक्टस बट कुड नॉट obtain लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पैसे आ गए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं कर सके। स्टॉक एक्सचेंज ने किसी वजह से इनकार कर दिया कि नहीं, हम आप लिस्ट नहीं कर सकते। अब क्या होगा? फौरी तौर पे सारा पैसा लोगों को वापस करेगा, ठीक है। अब वो नहीं कह सकती कि जी हम लिस्टिंग तो हुई नहीं, तो हम आपको पब्लिक अनलिस्टेड बना लेते हैं। लोगों ने जो पैसा लगाया वो उन्होंने लिस्टेड समझ के लगाया। अब आप ये नहीं कह सकते लिस्टेड दिखा के अनलिस्टेड आप के शेयर उन्हें दे दें तो आपको पैसा वापस करना है। रीपेमेंट ऑफ ऑल मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड फाइलिंग स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तमाम पैसा वापस करोगे, फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, किसी से पैसे ले अगर किसी और ने इन्वेस्ट करना है, और फिर पब्लिक अनलिस्टेड के तौर पे वो रजिस्टर होगा, ठीक है। अब वो पब्लिक से पैसे नहीं लेगी, उसे फौरी तौर पे वापस कर देगी, क्योंकि जब वो लिस्टिंग नहीं हुई ना। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू। प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट को इशू करने से पहले रजिस्ट्रार को भेजेगी। इशू करने का मतलब क्या? आम पब्लिक तक पहुंचाना या इन्वेस्टर तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएगी? अगर प्रोस्पेक्टस है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में। स्टॉक एक्सचेंज में रखवा देगी प्रॉस्पेक्टस, अपने ब्रोकर्स के पास रखवा देगी, अपने अंडरराइटर के पास रखवा देगी, अपने बैलेटर के पास रखवा देगी, अपने बैंकों के पास रखवा देगी, जहां जहां रखवा, और अपनी वेबसाइट पे देगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं इशू करना प्रॉस्पेक्टस। इशू का करने से पहले एक बार रजिस्ट्रार को भेजेगी, रजिस्ट्रार से कंफर्म करेगा तो इशू करेगी। तो क्या लिखा है? नो prospectus shall be issued by or on behalf of a company unless on or before the date of its publication a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company has been filed with the registrar. In case of any contravention, the company and every person who is a party to the issue, publication or circulation of the prospectus shall be liable to a penalty not exceeding ऑफ लेवल टू। मतलब मीडियोकर पेनल्टी, ना कम ना ज्यादा। तीन लेवल्स होते हैं पेनल्टी के। लेवल 3 तो बहुत हाई होता है, लेवल 2 भी ठीक ठाक होता है, तो लेवल 2 की से पेनल्टी पड़ेगी अगर उसने कोई भी प्रोविजन पूरी ना की। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो जो भी हमने बात कर ली। Minimum subscription means the amount, if any, fixed by the memorandum or articles upon which the directors may proceed to allotment. If no amount is fixed, the whole amount of share capital other than that to be issued not for cash is minimum subscription. तो या तो वो बताएगी मेमोरेंडम आर्टिकल में कि ये हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी, अगर नहीं बताती तो जितना भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन को सरेंडर होगा, पूरा इशू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें वो शेयर नहीं होंगे जो अदर देन कैश इशू किए जा रहे हैं। मतलब जब कंपनी बनती है तो हो सकता है किसी से मशीनरी खरीदी हो, तो मशीनरी के बदले में 40 करोड़ के शेयर देने हो, कैश ना देना हो, ये तो शेयर इन काइंड हो गए ना, नॉट इन कैश हुए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है वो शेयर जिनके अगेंस्ट कैश आ रहा है। तो अगर तो वो मेंशन कर दे कि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये होगी तो वो होगी, और उतने पैसे इकट्ठे करेगी तो उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। अगर वो ये नहीं बताती मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो जितना भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना, पूरे का पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। अदर देन दैट जिसके अगेंस्ट हमने एग्री किया है कि ये मेरे नॉट फॉर कैश ये ट्रांजेक्शन होनी है शेयर्स की। एग्जाम्पल 8 पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए।
that minimum amount which is required to commence the business. For example, company would need a building, machinery, equipment, and working capital budget for starting the business without sufficient funds. For all this, company is not able to commence its business. Condition क्या है commencement of business की? Share for cash value have been allotted to an amount not less than minimum subscription. कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। अलॉट मतलब लोगों को दे भी दिए गए हैं। नंबर वन। नंबर टू, every director of the company has paid to the company full amount of each of the shares taken or contracted to be taken by him. जो डायरेक्टर ने या सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि इतने शेयर हम लेंगे, तो डायरेक्टर्स ने या सब्सक्राइबर्स ने वो शेयर ले लिए हैं। No money is or may become liable to be repaid to applicants for any share which have been offered for public subscription, और कोई मनी सब्सक्राइबर या जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उन्हें पेएबल बैक नहीं है। जो पे बैक करना था सारा कर दिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर शेयर अलॉट हो गए हैं और डायरेक्टर या सब्सक्राइबर्स ने भी अपने शेयर ले लिए हैं। तो तीन चीजें पूरी होंगी तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल बेटा आपने पढ़ लेनी है, फिर कल हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन में क्या आ रहा है? द अबव रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू टू ए कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। अगर एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो उन्हें इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो कन्वर्जन के प्रोसेस में सारा कुछ करवा लेगा एसईसीपी। ठीक है। टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और एक कंपनी जो गारंटी लिमिटेड है और उससे शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो वहां तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है ना सारी चीजें। तो गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जो कंसर्न होगा ही नहीं, है कंसर्न्स ही नहीं होंगे, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होती। और प्लस प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है उस पर भी अप्लाई नहीं होता, वो कन्वर्जन का प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके ये याद रखनी है एक्सेप्शंस। फिर एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जब प्रोस्पेक्टस देंगे तो उसे पढ़ेगा, एक्सेप्ट करेगा, रजिस्टर करेगा। द रजिस्ट्रार शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज as he may deem fit to satisfy himself accept and register all the relevant documents. The acceptance and registration of documents shall be a conclusive evidence that the company is entitled to start its operations and exercise any borrowing power. तो ये सारी चीजें जब सबमिट हो जाएंगी along with prospectus, तो फिर क्या होगा कि वो उसे रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा। और कमेंस कॉन्सिक्वेंस हम नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लाई करते हैं तो आपको लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, किसे? कंपनी को भी, और एवरी ऑफिसर हु इज गिल्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रोवेंशन। स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कंपनी। Any contract made by a company before the date of which it is entitled to commence business shall be provisional and shall not be binding on the company until that date, and on that date it shall become binding। समझ आ गया? तो अगर कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कुछ एग्रीमेंट कर ली है तो उनकी क्या हैसियत होगी? और उनकी कोई हैसियत नहीं होगी क्योंकि वो अभी तक हम मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। और कोई हैसियत नहीं होगी, तो फिर जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गई तो तो उसके बाद होगा ना शुरू ऑपरेशन की। तो मतलब पहले एग्रीमेंट करनी ही नहीं चाहिए, ये मतलब है फिर तो हैसियत ही कोई नहीं होगी। इस फिक्रे को दोबारा पढ़ो और फिर मुझे बताओ जी। सर हो जाएगा लेकिन बाइंडिंग ये नहीं होगी। प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल एक होगा कि एक बाइंडिंग नहीं होगा, लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन वैसे ठीक होगा। लेकिन जो ही उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि बाइंडिंग कंपनी नहीं होगी। बाइंडिंग नहीं होगा, ये नहीं कहना कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, हैसियत होगी, लेकिन लीगल पोजीशन उसकी वीक होगी। सर दूसरा ये कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने ऊपर पढ़ा है तो फॉर एग्जांपल हम मिनी इधर लिखा हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेट की जाएगी मेमोरेंडम और आर्टिकल में। तो फॉर एग्जांपल वहाँ सेट है 2 लाख, तो उसका मतलब 2 लाख के शेयर इशू करना है। कम से कम 2 लाख के शेयर इशू करने हैं और अलॉट कर देने हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। और सर यहाँ हमने एग्जांपल इसकी पढ़ी थी, दैट एग्जांपल नंबर 8, दैट मिनिमम अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कमेंस द बिजनेस फॉर एग्जांपल कंपनी वुड नीड अ बिल्डिंग मशीनरी ये इक्विपमेंट। तो जनरल बात कर रहा है ना। तो अगर सर मैं 2 लाख की मशीनरी लाऊंगा, मशीन में है कोई भी कंपनी अपने पास, तो वो भी कंसिडर की जाएगी मिनिमम। ये मतलब नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी हमने बात की थी कि वो शेयर जो कैश के अगेंस्ट इशू है।
Yes. और मशीनरी के अगेंस्ट तो सिर्फ शेयर इशू करने हैं मशीनरी के अगेंस्ट, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं होते। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल अब मैं वो क्या। आपको एग्जाम्पल दे रहा है। वो कह रहा है अगर आपने अदर कैश इशू नहीं करने, ना इरादा है ना कोई एग्रीमेंट है, आपने सब कुछ कैश लेके चीजें खरीदने का इरादा है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो आपको पता होगा ना कि मुझे पहले एक साल में इतने पैसे कम से कम चाहिए होंगे, से कि 50 करोड़ चाहिए होगा। तो 50 करोड़ इकट्ठा करोगे तो आपको इजाजत मिलेगी बिजनेस शुरू करने की। सर फॉर एग्जांपल कंपनी है, मैं काम कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने 2 लाख सेट किया है। फॉर एग्जांपल चार पार्टनर्स है। तो अब वो 50,000 मैंने देने हैं, मैं उसकी जगह कोई मशीनरी ले रहा हूँ, तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि ये मशीनरी रख लो और मेरे शेयर हो गए इतने की। यार मैं फिर बार बार ये आपको कह रहा हूँ कि मशीनरी के अगेंस्ट अगर शेयर देने हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं बनेगा। उसके लिए अलग मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो क्या है, जिनके अगेंस्ट कैश लेना है। कैश लाती। 2 करोड़ के शेयर्स हैं, आप कहते हो 1 करोड़ 50 लाख के तो मैं कैश पे इशू करूंगा, 50 लाख मैंने फलां बंदे को देके मशीनरी लेनी है, तो आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ 50 लाख है, 2 करोड़ नहीं है। वो जो आपने कैश में नहीं देने, कुछ चीजें लेके उसके शेयर इशू कर देने हैं, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो तो अदर क्या है शेयर्स है जिसके अगेंस्ट कोई एसेट आएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो ऐसे शेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट कैश आएगा। अब उसके अंदर वो कह रहा है कि वो लैंड और बिल्डिंग और मशीनरी लेनी है, वो इसलिए नहीं कह रहा कि उनके अगेंस्ट शेयर इशू करने हैं। वो कहना चाह रहा है वो जब फ्यूचर में मशीनरी खरीदनी है कैश दे के, तो कैश होना चाहिए कि नहीं। तो वो एससीसीपी को दिखाएगा कि देखें मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 70 करोड़, जो मुझे 70 करोड़ की लैंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदनी है और एक साल में मैं 70 करोड़ में मैं अच्छा चला लूंगा, तो कम से कम जेब में 70 करोड़ होगा, तो एससीसीपी कहेगा अब काम शुरू करो। 70 करोड़ से कम अगर आपने कलेक्ट किया तो आपको काम ही शुरू नहीं करने देगा। ये बात होगी। ठीक है। सर अभी आपने बताया 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ में से 1 लाख 1 करोड़ 50 लाख का आपने कैश में दिया और जितना दूसरा मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ठीक है मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट बाद में बाइंडिंग होंगे जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाएगी क्या। मिनिमम सेक्शन पूरी हो जाएगी, डायरेक्टर अपने शेयर ले लेंगे, तमाम शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, और जिनके पैसे जिन्हें शेयर नहीं दिए उन्हें वापस हो जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया जाएगा। जिस लेकिन दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया, उस दिन वो सारे एग्रीमेंट्स बाइंडिंग हो जाएंगे। ठीक है। आप समझ आया? ठीक। बाइंडिंग ऐसे ही नहीं होंगे, पहले सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट इस चीज का सबूत है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। जब मिल गया तो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली बाइंडिंग। आप कह रहे थे ना कि कोई हैसियत नहीं होगी उसमें और बाइंडिंग हो जाने में फर्क है। देखो, हैसियत है लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन बना तो हुआ है। जो ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुई वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो गया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो हैसियत ही कोई ना होती तो फिर तो वो वैसे ही इनवैलिड था, दोबारा बनाना पड़ता। वो था 24 जून को बना था, आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई पे क्या होगा? बना तो हुआ है लेकिन प्रोविजनल है, 25 जुलाई को ऑटोमेटिकली 24 जून के हिसाब से बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वैलिड ही नहीं है, फर्ज करो आप जैसे आपने कहा, तो 24 जून को बनाओ, 25 जुलाई से पहले जब भी बनाए वो वैलिड ही नहीं है। उसकी इफेक्टिवनेस शुरू ही 25 जुलाई से होगी। अदरवाइज वो मेरा जाती ख्याल है कि 24 जून से वो बाइंडिंग हो जाएगा। ऑल्दो कि 25 जुलाई को कमेंसमेंट आई है, लेकिन जिस दिन बना था उसी दिन से बाइंडिंग हो जाएगा। उसी दिन से हो गए या कमेंसमेंट से नहीं, आपको। उसी दिन से हो जाएगा। उसी दिन से हो जाएगा, मतलब वो उसमें फोर्स इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगी। सर कल को कोई चैलेंज कर ले कोई भी मेंबर उठ के कि हाँ ये। नहीं कर सकता ना, वही तो बात कर रहे हैं कि वो फिर वो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो फिर प्रोविजनल भी नहीं था ना। अगर वो आज से इफेक्टिव हुआ है, इसमें पहले तो प्रोविजनल भी नहीं था, फिर पहले उसकी हैसियत क्या थी? वही वो तुम्हारे वाली बात कुछ भी नहीं थी फिर तो। लेकिन वो कह रहे हैं प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब वो बाइंडिंग है एक हद तक, अब मुकम्मल बाइंडिंग हो जाएगी। जी जी। मेरी इंटरप्रिटेशन यही है कि वो बैक डेट से बाइंडिंग हो। yes, उसके अल्फाज से जो लग रहा है ना, प्रोविजनल का मतलब है कि मान दिया, लेकिन हम मानेंगे फाइनल उस वक्त करेंगे जब ये कर लोगे, कर लिया, वो वहीं से बाइंडिंग कर देंगे उसे। ऐसा होता है तो मैंने देखा है ऐसे एग्रीमेंट वो कहते हैं कि इस टाइम के बाद से फाइनल शुरू होगी। हाँ, वो तो हो सकता है ना, वो तो फिर एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना, एग्रीमेंट में क्या लिखा है, Yes. वो तो उसकी डेट पे करता है। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस वो हमने पढ़ लिया, पेनल्टी लगेगी। स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्रोविजनल होते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहना उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो बिल्कुल गलत बात है, प्रोविजनल होंगे। और जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगी तो वो बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आपने पढ़ना है बच्चे, कल मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन कल सारे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपने आज के लिए काफी है, कल आपने ये सारा पढ़ के आना है एक बार, पूरा चैप्टर भी और क्वेश्चंस भी। कल मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा।
ठीक हो गया, और कल इंशाल्लाह फिर इससे आगे चलते हैं। ओके बच्चों, जो ऑनलाइन अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए भी कि आज का लेक्चर खत्म है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।